तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान्मो प्रियो नरः। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी कृष्ण गीता में कहते हैं अपने भक्त से कि अगर तू निंदा और स्तुति दोनों में तुल्य यानी समान है, मौन है, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्, और जो भी मिला उसी में अगर संतुष्ट हो जाता है, अनिकेतः, और इसके बावजूद भी अगर तू बेघर भी है, मतलब किसी एक घर से बंधा हुआ नहीं है, अनिकेतः यानी पूरे संसार को ही अपना परिवार मानता है, अनिकेतः स्थिर मतिर, और फिर भी तेरी मति अगर स्थिर है, मस्तिष्क अगर स्थिर है, भक्तिमान में प्रियो न रहा, तब तू मुझे नरों में प्रिय है। सुप्रभात, और मैं हूं आपके साथ रामवीर श्रेष्ठ। सबसे पहले मुख्य गतिविधियों पर एक नजर। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह का आज पहला दिन। वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच और साल 2020-21 के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांगों पर लोकसभा में होगी चर्चा और मतदान। विचार तथा पारित किए जाने के लिए पेश होगा डाकघर विधेयक 2023। राज्यसभा में विचार तथा पारित किए जाने के लिए आज लाए जाएंगे जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023, निरसन और संशोधन विधेयक 2023। लोकसभा से पारित हो चुके हैं तीनों विधेयक। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज करेंगे विकसित भारत एट 2047 वॉइस ऑफ यूथ कार्यक्रम की शुरुआत। कार्यक्रम के दौरान देश भर के राज्य भवनों में आयोजित कार्यशालाओं में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, संस्थानों के प्रमुखों और संकाय सदस्यों को भी करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल पटना में पूर्वांचल परिषद की 26वीं बैठक में सभी सदस्य राज्यों से की अपील। कहा, चहुमुखी विकास के लिए सहकारी संघवाद की भावना के साथ काम करें सभी राज्य। और लोकतंत्र के लिए संघर्ष कर रही ईरान की नरगिस मोहम्मदी को मिला शांति का नोबेल। ओस्लो में हुआ सम्मान समारोह। स्टॉकहोम में दिए गए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, साहित्य और इकोनॉमिक साइंसेस के नोबेल पुरस्कार। अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को दिए जाते हैं पुरस्कार। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह का आज पहला दिन है। वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच और साल 2020-21 के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांगों पर लोकसभा में चर्चा और मतदान होगा। डाकघर विधेयक 2023 लोकसभा में विचार तथा पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। वहीं आज राज्यसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023, निरसन और संशोधन विधेयक 2023 पारित के लिए आज लाए जाएंगे। लोकसभा में ये तीनों विधेयक पहले ही पारित हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत एट 2047 युवाओं की आवाज पहल का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री देश भर के राजभवनों में आयोजित कार्यशालाओं में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, संस्थानों के प्रमुखों और संकाय सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। यह इस पहल के शुभारंभ का प्रतीक होगा। प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण देश की राष्ट्रीय योजनाओं, प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के निर्माण में देश के युवाओं की सक्रिय रूप से सहभागिता है। इस दृष्टिकोण के अनुरूप विकसित भारत एट 2047 युवाओं की आवाज पहल देश के युवाओं को विकसित भारत एट 2047 के दृष्टिकोण में विचारों का समावेश करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। इस अवसर पर आयोजित कार्यशालाएं विकसित भारत एट 2047 के लिए अपने विचारों और सुझावों को साझा करने के लिए युवाओं को शामिल करने की प्रक्रिया आरंभ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इस पहल का उद्देश्य विकसित भारत के दृष्टिकोण के लिए विचार साझा करने के वास्ते युवाओं को एक मंच प्रदान करना है। विकसित भारत एट 2047 का लक्ष्य भारत को स्वाधीनता के 100वें वर्ष में जो 2047 में आ जाएगा,
तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है। इस दृष्टिकोण में विकास के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जिनमें आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन शामिल हैं। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2023 का आयोजन दिल्ली में होने जा रहा है। यह कार्यक्रम प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित होगा, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की जानकारी साझा करते हुए एक पोस्ट के जरिए लोगों से कहा कि मैं आप सभी को एक आकर्षक कार्यक्रम में आमंत्रित करना चाहता हूं, जो एआई और इनोवेशंस की प्रगति को सामने रखने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2023 पर वैश्विक साझेदारी शिखर सम्मेलन 12 दिसंबर को शुरू होगा। मुझे विश्वास है कि आप इस जीवंत मंच का हिस्सा बनना पसंद करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि इस तकनीक ने कई चीजों को जीवंत बना दिया है और आने वाले समय में कई क्षेत्रों में इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले इस ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2023 के दौरान GPAI के 24 सदस्य देश शामिल होंगे। इसके अलावा 150 से ज्यादा प्रतिष्ठित वक्ता अपनी बात रखेंगे। कार्यक्रम के दौरान 30 से ज्यादा तकनीकी सेशंस का आयोजन किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े करीब 150 स्टार्टअप्स भी ग्लोबल समिट का हिस्सा होंगे। ये समिट प्रगति मैदान के भारत मंडपम में 12 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक चलेगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रविवार को कहा कि समाज में जिस तथाकथित मुफ्त उपहार की अंधी दौड़ देखने को मिल रही है, उसकी राजनीति खर्च करने संबंधी प्राथमिकताओं को विकृत कर देती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जरूरत जेबों को नहीं बल्कि मानवीय मस्तिष्क को सशक्त बनाने की है। उपराष्ट्रपति ने मानवाधिकार दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा भारत मंडपम में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया का कोई भी हिस्सा हमारे देश की तरह मानवाधिकारों से इतना समृद्ध नहीं है। उपराष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि हमारा अमृतकाल मुख्य रूप से मानवाधिकारों और मूल्यों के विकसित होने के कारण हमारा गौरव काल बन गया है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे सभ्यतागत लोकाचार और संवैधानिक प्रतिबद्धता मानव अधिकारों के सम्मान, सुरक्षा और पोषण के प्रति हमारे गहन समर्पण को दर्शाते हैं, जो हमारे डीएनए में है। उन्होंने पुनः इस बात पर बल दिया कि भारत विशेष मानवाधिकारों के पोषण, प्रोत्साहन और संवर्धन में दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में कार्य करता है। A new norm is a game changer for promoting human rights. Rich dividends are resulting. Imagine a scenario. Who are the sufferers when the governance is not transparent? It is not accountable. The poor, the vulnerable, the needy, the women. This is a big game changer exercise that is a ground reality in Bharat. Employment of technology in service delivery has resulted and strengthened human rights. This is not just a sentence. Go to any village. Deep penetration of technology, efficient delivery of services. The benefit is to the last person. Whatever is intended to be reached to a particular person reaches now, without cut, without deduction, without middleman, and directly to his or her bank account. Can there be a greater giant step for promotion of human rights? Global entities need to recognize it and understand it. उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि वित्तीय अनुदान से जेबों को सशक्त करके केवल निर्भरता बढ़ती है। तथाकथित मुफ्त चीजों की राजनीति, जिसके लिए हम एक अंधी दौड़ देखते हैं, वो व्यय प्राथमिकताओं को विकृत कर देती है। आर्थिक दिग्गजों के अनुसार मुफ्त चीजें व्यापक आर्थिक स्थिरता के बुनियादी ढांचे को कमजोर करती हैं। 5th Human Rights Day, marking the 75th anniversary of Universal Declaration of Human Rights. A coincidence, it just follows our Amrit Kal, and our Amrit Kal has become our Gaurav Kal, primarily due to blossoming of human rights
and values. Friends, we had the occasion to get a message from the Secretary General of United Nations. It would have been appropriate and worthwhile to take note of the massive revolutionary affirmative changes that are taking place in Bharat, home to 1/6 of humanity, on promotion of human rights. No part of the globe is so blossoming, prospering with human rights as our country is doing. And why not? Our civilizational ethos, constitutional framework reflect our deep commitment to respecting, safeguarding, and nurturing human rights. It is in our DNA. Human rights are spinally strengthened when there is human empowerment in sharp contradiction to fiscal patronage. Empowerment of pocket by fiscal grant only increases dependence. The politics of so-called freebies, for which we see mad race, distort expenditure priorities. Freebies, as per economic giants, undercut the basic framework of macroeconomic stability. There needs to be a healthy national debate how expensive this patronage is for the economy, life quality, and social cohesion in the long run. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल अपनी 1 दिवसीय यात्रा पर झारखंड पहुंचे। उपराष्ट्रपति बनने के बाद उनका झारखंड राज्य का ये पहला दौरा है। अपनी इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति ने जमशेदपुर के जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के प्लेटिनम जुबली समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा, भारत आज तेज गति से विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है और ये बढ़त अब अजेय है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अब हम दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था बनने की राह पर हैं। हमने यूके को पीछे छोड़ा है और अब जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ने वाले हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष के बयान का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने डिजिटल क्षेत्र में पिछले 1 दशक में जो करिश्मा किया है वो 47 सालों में भी संभव नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। हमारे यहाँ जितना डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है वो अमेरिका, यूके, फ्रांस और जर्मनी के ट्रांजैक्शन से 4 गुना से भी ज्यादा है। Friends, you all are living at a time when our nation is on the rise as before. We in our youth did not have the occasion even to dream about it, what you see today as a ground reality. Bharat is charting its course to reclaim its glory of Vishwaguru. You are going to be its epicenter, nerve center. Our economic progress from being the 5th largest global economy, as highlighted by the Honorable Governor, and we are on way to becoming 3rd largest global economy by end of the decade. But what is significant in the process, we would have overtaken Canada, UK, France, shortly Japan and Germany. The World Bank has reckoned that India accomplished in 6 years for digital inclusion that the world would typically take 47 years. This commendation from the World Bank is a tribute to the present governance model that is highly accountable and transparent. India's efficient digital payment system is now being adopted by nations like Singapore. Friends, you will be happy to know. Actually, I must revisit my thought process. You know it. You are discerning minds. You know it more than I do, that our UPI transactions alone reached $1.5 trillion, surpassing major economies of US, UK, France, and Germany digital payments. As a matter of fact, our transactions happen to be 4 times the combined transactions of these 4 nations. Our per capita mobile data consumption, and this, boys and girls, is a very important indicator. This reflects technological penetration. Its extensive use means
people in villages, urban, semi-urban areas have availed of it. And that is more than that of China and US taken together. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल पटना में पूर्वांचल परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने सभी सदस्यों से अपील की कि वे चहुमुखी विकास के लिए सहकारी संघवाद की भावना के साथ काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सदस्य राज्यों को लंबे समय से बकाया मुद्दों का समाधान करने के लिए उदार और सद्भावनापूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में पूर्वांचल परिषद का कामकाज ऐतिहासिक रहा है। परिषद की बातचीत के जरिए 1100 से अधिक विवादों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री होंगे। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। केंद्रीय पर्यवेक्षकों अर्जुन मुंडा, सर्वानंद सोनेवाल और दुष्यंत कुमार गौतम की उपस्थिति में उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। भाजपा की छत्तीसगढ़ शाखा के पूर्व अध्यक्ष विष्णुदेव साय राज्य में कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं। विष्णुदेव साय कांग्रेस प्रत्याशी यूडी मिंज से 25,541 वोट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। 90 सीटों की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने 54 सीटें जीती हैं। जेल में बंद ईरानी कार्यकर्ता और लोकतंत्र के लिए संघर्ष कर रही नरगिस मोहम्मद के बच्चों ने रविवार को नॉर्वे की राजधानी स्टॉकहोम में एक समारोह में उनकी ओर से इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार स्वीकार किया। मोहम्मदी अपने देश में महिलाओं के अधिकारों और लोकतंत्र के लिए अभियान चलाने के साथ साथ मृत्युदंड के खिलाफ मुखर रही हैं। वो बीते कई सालों से ईरान की जेल में बंद हैं। पुरस्कारों के 122 साल के इतिहास में ये 5वां मौका है कि शांति पुरस्कार किसी एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया है जो जेल में है या घर में नजरबंद है। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, साहित्य और इकोनॉमिक साइंसेस के नोबेल पुरस्कार रविवार को बाद में स्टॉकहोम में अलग अलग समारोह में दिए गए। प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स कल से नई दिल्ली में शुरू हो गए हैं। 8 दिन के इस आयोजन में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड सहित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1,400 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। पैरा गेम्स में शामिल खिलाड़ी 7 प्रतिस्पर्धाओं एथलेटिक्स, निशानेबाजी, तीरंदाजी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और भारोत्तोलन के लिए स्पर्धा करेंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्देश्य पैरा एथलीट्स को अपने कौशल का प्रदर्शन करने और करियर को विकसित करने का अवसर प्रदान करना है। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए व्यापक स्वास्थ्य प्रबंध किए गए हैं। मंत्रालय का कहना है कि चिकित्सा सुविधाओं में आपात चिकित्सा सेवाएं की उपलब्धता और आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं भी शामिल हैं। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स की शुरुआत के साथ ही भारत अद्वितीय ताकत, लचीलेपन और समावेशिता का एक महा उत्सव देख रहा है। आइए आपको भी दिखाते हैं इस उत्सव की कुछ गौरवान्वित कर देने वाली झलकियां। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये एक अवसर नहीं, क्रांति है। ये बस एक खेल नहीं, जज्बा है। ये बस आज नहीं, हमारा कल भी है। खेलो इंडिया की जब मैं बात करता हूं तो आज खेलो इंडिया घर घर में हर किसी की जुबान पे चढ़ गया है, क्योंकि ये मात्र स्कीम नहीं, अब जन आंदोलन बन गया है। स्वागत है भारत के इतिहास में पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 दिल्ली में, जो खेले जाएंगे 10 से 17 दिसंबर तक। ये जश्न है दृढ़ निश्चय और समग्रता का, जहां हमारे खिलाड़ी भरेंगे हौसलों की उड़ान। और अब बात करते हैं सुप्रभात में आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी मुख्य घटनाओं के बारे में।
12 दिसंबर साल 1911 में दिल्ली को भारत की नई राजधानी के रूप में स्थापित करने की घोषणा हुई। आज ही के दिन राजधानी के स्थानांतरण के लिए ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया। इस दिल्ली दरबार में मौजूद हजारों की भीड़ के सामने ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की। इस दिल्ली दरबार में भारत के अलग अलग राज्यों से राजा रजवाड़े, उनकी रानियां, नवाब सहित कई अति विशिष्ट अतिथियों ने हिस्सा लिया। साल 1911 की उस ऐतिहासिक घोषणा के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली की नींव रखी और इस शहर को देश की राजधानी का जामा पहनाने की कवायद शुरू कर दी। शहर की वास्तुकला और योजना दो ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियंस ने बनाई थी। 12 दिसंबर साल 2017 से संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाने की शुरुआत की। इसका उद्देश्य सभी लोगों तक पर्याप्त रूप से प्रभावी गुणवत्ता वाली जरूरी प्रोत्साहक, निवारक और पुनर्वास संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि इन सेवाओं के लिए भुगतान करते समय लोगों को वित्तीय कठिनाई का सामना न करना पड़े। इस दिवस की विषय वस्तु है, हम जैसा विश्व चाहते हैं उसका निर्माण करें, सभी के लिए एक स्वस्थ भविष्य। और चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं हाल ही में दिल्ली के ललित कला अकादमी में आयोजित प्रदर्शनी मोदी एट 20 की झलक के साथ। मुझे इजाजत दीजिए और आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार।